नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 17 मई, दिन है आज सोमवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना में 104 लोगों ने और कर ली हमारे ज़िले में रिकवरी। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या है 719। सिमरी सीओ ने की युवती से मारपीट, आक्रोशित ग्रामीणों ने बनाया बंधक। जिला पार्षद ने अस्पताल को सौंपी मेडिकल सहायता। बारात में नाच देखने के दौरान बारातियों और युवकों के बीच हुई मारपीट। नावानगर थाना के बुढ़ैला गांव में मिट्टी काटने के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। डुमरांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है काफ़ी कम, यात्रियों को चढ़ने और उतरने में होती है परेशानी। ज़रूरतमंदों के लिए जिले में चल रहे 9 सामुदायिक भोजनालय, जिलाधिकारी ने किया भोजनालय का निरीक्षण। संक्रमण काल में वन वे बना जेल, न्यायालय बंद होने के कारण नहीं मिल रही है किसी को बेल। मुंबई में बतौर एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यरत अजय केशरी ने जिले को प्रदान किया 20 ऑक्सीजन फ्लो मीटर। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आप तमाम ज़िलेवासियों को कोरोना का अपडेट देना चाहेंगे और आपको मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारे ज़िले में धीरे धीरे संक्रमण का जो दायरा है वो कम हो रहा है और संक्रमण की जो रफ्तार थी वो भी धीमी पड़ रही है। अभी जो पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट आई है उसमें 104 लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त किया है, वो अपने घर को लौटे हैं। जबकि जिन नए लोगों को टेस्ट किया गया है कोरोना के लिए उनमें से अभी 53 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो 104 लोगों का स्वस्थ हो जाना और केवल 53 लोगों का संक्रमित पाया जाना ये हमारे ज़िले के लिए शुभ संकेत है और हम सभी ज़िलेवासी ये उम्मीद करें कि धीरे धीरे हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। बहरहाल दुख की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 5 लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी गंवाई है। इस प्रकार से ज़िले में मृतकों की कुल संख्या पहुँच गई है 106। तो अब हमारे ज़िले में जो एक्टिव केसेस चल रहे हैं 719। प्रतिदिन ये एक्टिव केसेस का टोटल का आंकड़ा नीचे आ रहा है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ये नीचे आते रहे और इसी प्रकार से हम और आप धैर्य और संयम का परिचय दें ताकि हमारे ज़िले से यह वायरस जल्द से जल्द विदा ले, ताकि हम अपने ज़िंदगी को पहले की तरह जीने लगे, पहले की तरह हम सुचारू रूप से एक दूसरे से मुलाकातें करने लगे, अपने काम करने लगे, अपनी आजीविका कमाने लगे। तो आइए हम आप तमाम ज़िलेवासियों के सुखमय जीवन की कामना करते हैं और आप लोगों से चाहेंगे कि हम और आप सभी मिलकर अपने सामूहिक प्रयास को लगातार बरकरार रखें ताकि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आगे बढ़ना चाहेंगे। सिमरी सीओ ने एक युवती से मारपीट की है जो कि मामला प्रकाश में आया है। पूरे ज़िले में अभी ये हीटेड डिबेट बना हुआ है और प्रशासन के महकमे में लोगों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है और चारों तरफ इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है क्योंकि इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया ये जा रहा है कि ज़मीनी विवाद को सलटाने के लिए सीओ साहब पहुँचे हुए थे बड़का गाँव सबलपट्टी नगपुरा गाँव में। वहाँ जाकर वो किसी एक पक्ष को किसी कारणवश या किसी राजनीतिक सिफारिश के कारण वो उनको डांट डपट रहे थे। इस कारणवश उस परिवार के लोगों ने और उस परिवार में मुख्यतः एक जो बेटी थी उस बेटी ने उनका वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। जब वो वीडियो बना रही होती है तो पीछे से एक और कैमरा चल रहा होता है। वो ज़बरदस्ती सीओ साहब नाराज़ होकर, क्रोधित होकर उसके मोबाइल की तरफ झपट्टा मारते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, फेंकने की कोशिश करते हैं और जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो उस पर हाथ भी चला दे रहे हैं। जब ये मामला हुआ तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए वहाँ के गांव वाले लोग। उन लोगों ने सीओ साहब को बंधक बना लिया। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहाँ पर बीडीओ और थानाध्यक्ष पहुँचे, उन्होंने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सीओ साहब को छोड़ा। अभी इधर जो युवती है पल्लवी जो कि पीड़ित पक्ष है, अभी उन्होंने थाने में आवेदन दिया है। वो मारपीट करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाई है उन्होंने सीओ साहब पर। इसके अलावा आवेदन की एक प्रति वो महिला आयोग को भी भेज चुकी है। अब सीओ साहब अपने बचाव में जो कह रहे हैं उनका ये कहना है कि वो एक विधायक के दबाव में वहाँ पर पहुँचे हुए थे ज़मीनी विवाद को सुलटाने के लिए। अभी दोनों पक्षों की बातों को जान ली है। पुलिस मामले की कोशिश करी कि यहीं पर समझौता कर दिया जाए, आगे मैटर ना बढ़े क्योंकि सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ मामला है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस कितनी निष्पक्षता से इस मामले की जांच करती है और पीड़ित पक्ष जो भी हो
उसको न्याय देती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे के जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या मामला है वहाँ पर, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सर अचानक से कुछ लोग 8-10 लोग आए, दरवाजा खुलवाते रहते थे। जब दरवाजा खोली तो वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, बोले कि निकाल अपनी नाम को बोल उठा के या दरवाजा क्यों रास्ता लोग रोक रहे हो, रास्ता खुलवाओ, ये सब बोल रहे थे। कौन लोग? सीओ थे जो सिमरी थाना के अंचलाधिकारी हैं, उनके साथ 3-4 गार्ड लोग थे, हमारे गांव के सरपंच थे, वो लोग आए थे। आपके साथ मारपीट भी की गई? हाँ सर, मैं घर में भाग कर गई और उधर से फ़ोन लगाकर वीडियो बनाने लगी तो सीओ है, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, कान के पास में मारा, मेरा ईयरिंग भी गिर गया और उसके बाद मेरा मोबाइल लेकर उड़ा दिए, ऐसे हवा में उछाले, उसके बाद मुझे धक्का दिया, मुझे चोट दिया है। कहाँ चोट लगी? तो दोनों नाक के पास में लगी है, इसमें ज़्यादा नाक है, बहुत जोर से धक्का था। हमने आगे के साइड से आगे की तरफ। क्या नाम है आपका? पल्लवी कुमार। क्या नाम रहता है बताइए? मेरा नाम आयुष कुमार मिश्रा है। आज दोपहर लगभग 11:30 बजे के आसपास हम लोग का गेट खटखटाया तो दीदी जाकर मेरी बहन खोली, भाई जाकर गेट खोली तो देखिए तो 8-10 लोग आए हुए थे तो अभद्र भाषा के प्रयोग कर रहे थे, घर से बाहर निकलो। तो दीदी बोली कि आप लोग कौन हैं? बोला कि हम अंचल अधिकारी सिमरी हैं और जब विधायक साहब के कहने पर आए हैं रास्ता खुलवाने के लिए, तो विधायक साहब ने हम लोग को भेजा है और फिर दीदी ने वीडियो बनाना प्रारंभ किया तो उन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद दीदी से मारपीट में भी पूछ कर फेंक दिया, दीदी को खरूच दिया। उसके बाद थाने में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाने में आवेदन दिए हैं। उसके बाद दीदी का उपचार भी हुआ है, आकर ट्रीटमेंट करवाए हैं। क्या नाम है? आयुष कुमार। आगे बढ़ेंगे। जिला पार्षद ने अस्पताल को मेडिकल सहायता सौंपी है। सिमरी प्रखंड सिमरी पश्चिमी के जिला पार्षद हैं रमावती देवी ने, उनके जो जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं विजय मिश्रा, उन्होंने ये बताया कि वह सिमरी प्रखंड के अस्पताल को O2 मतलब कि ऑक्सीजन के फ्लो मीटर, ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, PPE किट, ये तमाम चीज़ें ज़िला पार्षद जो रमावती देवी है उनकी निधि से ये प्रदान किया गया है सिमरी प्रखंड अस्पताल को। इसके अलावा अपनी निधि से इन्होंने 8 लाख रुपए की अनुशंसा की है जो कि सिमरी अस्पताल के लिए वो देना चाहती है। हर एक जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से रमावती देवी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। हर छोटे बड़े स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है और अभी उनके जीवन का सबसे कठिन दौर चल रहा है। इस कठिन दौर में आपके मदद की ज़रूरत है, उन्हें आपके हौसले की ज़रूरत है। आप यदि कोई जनप्रतिनिधि हैं तो ऐसे समय में जनता को छोड़कर कहीं छुपे नहीं, उनके साथ रहें, उनके हर सुख दुख को शेयर करें, अपने जीवन की रक्षा करते हुए औरों के जीवन की रक्षा करने की पूर्ण व्यवस्था करें। यह जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है। हम रमावती देवी के इस जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। बारात में नाच देखने के दौरान बारातियों और जहां पर बारात आई थी उसके पड़ोस के गांव चकौड़ा के युवकों के बीच में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि अभी कोरोना काल में नाच बाजा ये सब पूर्ण रूप से सख्त पाबंदी है, इसलिए थाना का ये कहना है कि नहीं, मारपीट हुई है, गोलीबारी हुई है, लेकिन नाच नहीं हुआ है। हालांकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ पर हुआ है, चूँकि अब तो सबके पास एक एक कैमरा मौजूद है एंड्रॉयड फ़ोन के रूप में, तो ये सब बातें छुप नहीं पाती हैं। तो बताया ये जा रहा है कि थाने में आवेदन दिया गया है। जो पीड़ित पक्ष हैं वो बगेन गोला धरौली के काशीनाथ पासवान हैं, जो कि आवेदन दिया है। ये बता रहे हैं कि बगेन थाना क्षेत्र से बारात पहुंची हुई थी और ये बारात जहां पर पहुंची थी वो वासुदेवा OP क्षेत्र के जयरामपुर गांव में। सभी बाराती भोजन करने के लिए चले गए दरवाजे पर, कुछ वहां पर बाराती रुके रह गए जहां पर ये नाच गाना चल रहा था। तभी चकौड़ा के कुछ युवक वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने कि बिजली का तार काट दिया, जनरेटर का तार काट दिया, जिससे कि वहाँ पर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के कारण बाताबाती विवाद बढ़ने लगा
और युवकों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनमें से कुछ युवकों ने गोली भी चला दी, जिससे कि 2 युवक जो कि बारात में शामिल थे वो घायल हो गए हैं। इतना बड़ा विवाद वहाँ पर हो गया। पुलिस में जाकर ये सूचना दी गई है, 2 घायल बताए गए हैं, 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनका ये कहना है कि जानबूझकर ये बारात को बिगाड़ने के लिए ये कुछ युवक वहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस नाच से इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस का भी ये मानना है कि मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई है। अब आगे पुलिस मामले की तफ्तीश करेगी। 6 नामजद पर FIR किया गया है, उनकी गिरफ्तारी करेगी और आगे जो भी अब अपडेट्स आएंगे पुलिस की इस कार्रवाई में और दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद, क्योंकि इस आवेदन में एक ही पक्ष की बात है, अभी चकौड़ा के युवकों के पक्ष की बात नहीं आई है। जो भी दोनों पक्ष की बात आएगी पुलिस उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करेगी और हम आप तक ये सूचना पहुंचाएंगे। आगे बढ़े, नावानगर थाना के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पर गांव है बुढ़ैला गांव, वहाँ पर मिट्टी काटने के विवाद को लेकर ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है, मारपीट हुआ है। एक्चुअली ये 2 लोगों के बीच के विवाद का मामला है। बुढ़ैला गांव के योगेंद्र पांडे हैं, वहीं परमानपुर पंचायत के मुखिया हरेंद्र सिंह। इन 2 लोगों के आपसी विवाद में ये दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया गया है। दोनों पक्ष अपने आप को पीड़ित बता रहा है। बुढ़ैला गांव के योगेंद्र पांडे के अनुसार उनके पुत्र हैं सोनू कुमार पांडे, वह हनुमान जी के मंदिर में रह रहे थे, जहां पर 10-15 लोग वहां पर पहुंचे हैं हथियार से लैस होकर और उनके ट्रैक्टर की बैटरी खोलनी शुरू कर दी है, जिस पर उन्होंने शोर मचाया है। ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और तब तक अपराधी वहां से भागने लगे। भागने के क्रम में 2 की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक अपना बाइक छोड़कर वहां पर फरार हो गया। तो कुल मिलाकर 3 बाइक वहां पर जब्त की गई पुलिस के द्वारा, जिन बाइक्स को क्षतिग्रस्त भी किया गया है। वहीं एक बाइक परमानपुर पंचायत के मुखिया हरेंद्र सिंह का है। जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये बच्चों के आपसी विवाद का मामला है। उन्होंने ये बताया कि ये बच्चे रविंद्र पासवान के यहाँ बुढ़ैला गांव में शादी में शामिल होने गए थे, जिनके साथ मारपीट की गई योगेंद्र पांडे के घर वालों के द्वारा और उनके बाइक को छीनने की भी कोशिश की गई। तो दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। नावानगर थाना का ये कहना है कि दोनों के बीच में जो पुराना विवाद है उसी को लेकर यह लड़ाई झगड़ा हुआ है। वहीं स्थानीय सेना के अनुसार, करणी सेना और स्थानीय जो निवासी हैं उनके अनुसार यह मामला करणी सेना और यदुवंशी सेना के बीच का है। जो भी हो, जातीयता के नाम पर इस प्रकार इंसानियत का बंटवारा नहीं होना चाहिए और यदि कोई विवाद भी है तो उसको आप आपसी सहमति से सुलझा लें। लगातार एक के बाद एक अगर अपने विवाद को सुलझाकर आप झगड़े लड़ाई की सहायता लेते रहेंगे तो दोनों ही पक्षों को थोड़े थोड़े नुकसान होते रहेंगे और कभी कभी ऐसे ही लड़ाई झगड़े में कोई घर अपने परिवार का एक चिराग खो देता है। तो कोशिश करें कि इस प्रकार के आपसी विवाद और रंजिश को समाप्त करके भाईचारे और मोहब्बत की स्थापना की जा सके। आगे बढ़ते हैं। डुमरांव स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम है। हज़ारों यात्रियों का आवागमन होता है डुमरांव नगर प्लेटफॉर्म स्टेशन से। हज़ारों यात्री आते हैं, हज़ारों यात्री जाते भी हैं, लेकिन ट्रेन से उतरते समय या फिर चढ़ते समय उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बीच में गैप भी अधिक है और काफ़ी नीचे है प्लेटफॉर्म, जिससे कि आए दिन खतरा होने की आशंका रहती है। ख़ासतौर से जब महिलाएं ट्रेन से उतरती हैं या फिर चढ़ती हैं तो उनके लिए ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रेलवे प्रशासन को और डुमरांव नगर स्टेशन को इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए और प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ज़रूरतमंदों के लिए हमारे ज़िले में 9 सामुदायिक भोजनालय चलाए जा रहे हैं। चूँकि पिछले साल जब कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया था तो तमाम समाज सेवी सड़कों पर उतर आए थे, गलियों में पहुंचते थे, घरों पर जाते थे, राशन बंटवारा होता था। लेकिन इस वर्ष आर्थिक स्थिति से हर समाज सेवी, हर संस्था इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब वो कैसे जाए और किसको मदद करे। तो इस बात को अपने मद्देनज़र रखते हुए ज़िला प्रशासन ने पूरे ज़िले में बक्सर नगर में 3 और डुमरांव, चौगाई प्रखंड के 60 इन जगहों पर एक सामुदायिक, कुल मिलाकर हमारे ज़िले में 9 सामुदायिक भोजनालय चल रहे हैं, जहां पर सुबह और शाम का भोजन असहाय लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मुहैया कराई जाती है।
यदि आपके मोहल्ले में आसपास किसी व्यक्ति को भोजन करने में दिक्कत हो तो डुमरांव में राजहिया स्कूल में और बक्सर में भी 3 जगह पर चल रहे हैं, चौगाई में भी, केसट में भी चल रहा है। आप उन लोगों को सूचना दें, वहाँ पर जाकर ये भोजन करें। जिलाधिकारी ने इन तमाम सामुदायिक भोजनालयों का निरीक्षण किया। डुमरांव का राजहिया स्कूल में बने सामुदायिक भोजनालय में वो पहुँचे। उन्होंने खाने की गुणवत्ता की जाँच की, साफ सफाई की जाँच की और वहाँ पर मौजूद कर्मियों को कई निर्देश दिए कि कोरोना काल में भोजन पौष्टिक होना आवश्यक है और स्वच्छता के साथ भोजन का बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगे बढ़ेंगे। संक्रमण काल में जो जेल है 1 वे हो गया है। आप जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। न्यायालय बंद है और न्यायालय बंद होने के कारण सुनवाई नहीं चल रही है, जिसके कारण कई जो कैदी है जो वहाँ पर बंद है वो अपने बेल होने का, जमानत होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण जाने वालों के लिए रोक नहीं लगी है लेकिन आने वालों के लिए रोक लगी है। जो जेल जाना चाहे वो जा सकता है लेकिन बाहर नहीं आ सकता, जिसके कारण जेल में अच्छा खासा क्षमता से अधिक भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। इस पर हाई कोर्ट ने भी कई सारे निर्देश दिए हैं कि क्षमता से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा सकता, इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और उत्पन्न होगा। तो फिलहाल ज़िले में हमारा जो कारागार है, कारावास है, वहाँ पर अभी बेल नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बतौर एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर तैनात हमारे अपने ज़िले के रहने वाले अजय केशरी ने अपने पिताजी के पुण्यतिथि के मौके पर अपने ज़िले के स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए एसडीएम साहब के हाथों इन्होंने 20 ऑक्सीजन फ्लोमीटर प्रदान किए। जैसा कि हम लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से ये कहते हैं कि हम सभी को अपने अपने शक्ति के अनुसार और जहाँ भी हम मौजूद हैं वहाँ पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस कोरोना काल के दौरान अपने लोगों की मदद कर सके। तो अजय केशरी ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर ये एक पुण्य का काम किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने ज़िले में मेडिकल किट सहायता प्रदान करने के लिए। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने हैंड्स को लगातार धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क हमेशा लगाए रखें, सामाजिक दूरी का पालन करें ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो और आप सुरक्षित हो तो आपके घर वाले सुरक्षित हो। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें और आपके होठों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।